हेलो स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है न्यूक्लियर केमिस्ट्री, जो कि एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट 25 है। यदि आपने अभी तक पार्ट 1 to 24 नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाके पार्ट 1 to 24 देख लें। तो इसमें फर्स्ट है रेडियो एक्टिविटी। तो रेडियो एक्टिविटी क्या होता है? स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियस बाय इमिटिंग अल्फा बीटा पार्टिकल्स। इसका मतलब हुआ कुछ एटम जो है अनस्टेबल होता है, तो अनस्टेबल न्यूक्लियस स्टेबिलिटी गेन करने के लिए रेडिएशन इमिट करता है। रेडिएशन के फॉर्म में अल्फा पार्टिकल बीटा पार्टिकल इमिट करता है, और जो एलिमेंट रेडियो एक्टिविटी शो करता है उसको रेडियो एक्टिव एलिमेंट बोलते हैं। एंड सब्सटेंस विच शो रेडियो एक्टिविटी आर कॉल्ड रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। तो ऐसा सब्सटेंस जो रेडियो एक्टिविटी शो करता है वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कहलाता है। मतलब रेडियो एक्टिव सब्सटेंस अनस्टेबल होता है, इसलिए स्टेबिलिटी गेन करने के लिए अल्फा पार्टिकल या बीटा पार्टिकल्स इमिट करता है। अल्फा पार्टिकल्स तो आपको पता ही है, हीलियम 2+ आयन मतलब हीलियम न्यूक्लियस। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, मतलब हीलियम एटम में 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन होता है, और मास नंबर होता है 4, और मास नंबर इक्वल टू होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये 4 है, प्रोटॉन 2 है, तो न्यूट्रॉन भी 2 होगा। मतलब हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होता है। जब 2+, इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो हीलियम 2+ आ जाएगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन था ही, दोनों निकाल लिए, तो हीलियम 2+ में सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। इसके बाद प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो है ये न्यूक्लियस के अंदर ही होता है, तो सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, मतलब हीलियम का न्यूक्लियस है आपके पास, तो अल्फा पार्टिकल जो है हीलियम का न्यूक्लियस को बोलते हैं। He2+ बोलिए या हीलियम का न्यूक्लियस बोलिए, तो ये आपका अल्फा पार्टिकल्स कहलाता है। इसको 4 से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो है एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है और ये मास नंबर को रिप्रेजेंट करता है, या फिर अल्फा 4 भी लिख सकते हैं। ये भी अल्फा पार्टिकल्स का नोटेशन हो गया। इसके बाद बीटा पार्टिकल। तो बीटा पार्टिकल्स 2 टाइप का होता है, पॉजिटिव बीटा पार्टिकल्स और निगेटिव बीटा पार्टिकल्स। पॉजिटिव बीटा पार्टिकल्स को पॉजिट्रॉन भी बोलते हैं, और निगेटिव बीटा पार्टिकल्स आपका इलेक्ट्रॉन होता है। तो इलेक्ट्रॉन का तो आपको पता है कि मास 0 होता है इलेक्ट्रॉन पे, और चार्ज -1 होता है, तो इसको -1 0 से इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं। और पॉजिट्रॉन में चार्ज जो है +1 होता है और मास 0 होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वही मास पॉजिट्रॉन का भी होता है, लेकिन पॉजिट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो अपोजिट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो पॉजिट्रॉन होगा पार्टिकल्स विथ सेम मास एज दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज अपोजिट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो पॉजिट्रॉन पे अपोजिट चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के चार्ज से, और मास जो है इलेक्ट्रॉन के बराबर ही मास होता है पॉजिट्रॉन का। इसको एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। और एक्चुअली में बीटा पार्टिकल का मतलब इलेक्ट्रॉन ही होता है। E-1 0 इलेक्ट्रॉन है, यही आपका एक्चुअली में बीटा पार्टिकल्स रहता है। अगर कहीं पे लिखा हुआ है कि बीटा पार्टिकल्स इमिट हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा है, नहीं तो पॉजिट्रॉन या इलेक्ट्रॉन लिख देगा तब तो कोई बात ही नहीं है, तब तो आपको क्लियर हो जाएगा कि पॉजिट्रॉन इमिट हो रहा है या इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा है। लेकिन अगर लिखा है कि बीटा पार्टिकल्स इमिट हो रहा है तो आप मानिएगा कि इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा है। इसके बाद प्रोटॉन। तो प्रोटॉन को P11 या फिर H11, H+ जो रहता है ये भी तो सिर्फ प्रोटॉन ही है, क्योंकि हाइड्रोजन एटम में एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन रहता है। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन परिणत नहीं रहता है। अब H+ मतलब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए तो H+ आपका सिर्फ प्रोटॉन ही रहेगा H+ में। तो हाइड्रोजन 11 या P11 ये प्रोटॉन को इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। 1 मतलब चार्ज 1 है और मास नंबर भी 1 है। प्रोटॉन है तो प्रोटॉन के कारण मास नंबर 1 होगा। प्रोटॉन P से रिप्रेजेंट कीजिए 1 1, तो दोनों में से किसी से भी आप प्रोटॉन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिमिलरली न्यूट्रॉन को 0,1 से रिप्रेजेंट करते हैं, N1 0। 1 ऊपर है मतलब मास नंबर न्यूट्रॉन का 1 होगा, और चार्ज 0 होता है न्यूट्रॉन पे, इसलिए यहाँ पे 0। इसके बाद न्यूट्रॉन वर्सेस प्रोटॉन का ग्राफ। तो ये वाला जो इस तरह से ये जो लाइन गया है ये आपका स्टेबिलिटी जोन है।
मतलब न्यूट्रॉन वर्सेस प्रोटॉन किसी भी एटम के लिए अगर इस रीजन में आएगा तो वो अस्टेबल एटम होगा, मतलब रेडियो एक्टिविटी शो नहीं करेगा। लेकिन इस रीजन में नहीं आएगा तो एटम रेडियो एक्टिव एटम होगा और वो रेडियो एक्टिविटी शो करेगा। ये स्टेबिलिटी जोन है। अब ये बाई इक्वल टू एक्स का ग्राफ बना दीजिए, मतलब न्यूट्रॉन इक्वल टू प्रोटॉन, बाई में न्यूट्रॉन है और एक्स में प्रोटॉन है। तो अगर बाई इक्वल टू एक्स है मतलब न्यूट्रॉन इक्वल टू प्रोटॉन, तो न्यूट्रॉन अपन प्रोटॉन इक्वल टू 1 होगा। तो दोनों का रेशियो 1 है यहाँ पे। मतलब अगर न्यूट्रॉन वर्सेस प्रोटॉन का जब आप ग्राफ बनाइएगा तो किसी एटम के लिए इस लाइन पे अगर पॉइंट आ रहा है न्यूट्रॉन वर्सेस प्रोटॉन का पॉइंट, तो उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल है। जैसे अगर ये 5 है तो n का वैल्यू भी 5 आएगा, क्योंकि n अपॉन पी इक्वल टू 1 है। तो p इक्वल टू अगर 5 है तो n इक्वल टू भी 5 होगा। तो स्टार्टिंग के कुछ एटम के लिए n अपॉन पी इक्वल टू 1 का लाइन और ये स्टेबिलिटी जोन वाला ग्राफ न्यूट्रॉन वर्सेस प्रोटॉन ये सेम रीजन में लाई कर रहा है। मतलब अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन सेम है कुछ एटॉमिक नंबर तक तो वो स्टेबल है। जैसे आपका हीलियम होता है तो इसमें 2 न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन रहता है, तो 2 प्रोटॉन तो 2 प्रोटॉन के कॉरस्पॉन्डिंग 2 न्यूट्रॉन। इस लाइन पे ही हीलियम का न्यूट्रॉन वर्सेस प्रोटॉन का ग्राफ लाई करेगा, तो ये स्टेबिलिटी जोन में ही आ रहा है, तो इसलिए हीलियम स्टेबल होता है। सिमिलरली लिथियम तो 3 प्रोटॉन रहता है, 3 प्रोटॉन के कॉरस्पॉन्डिंग 3 न्यूट्रॉन होगा, तो यहाँ पे पॉइंट लाई करेगा 3 वर्सेस 3, ये भी स्टेबिलिटी जोन में आ रहा है। यहाँ तक प्रोटॉन बढ़ते बढ़ते मान लीजिए कि 15 हो गया, तो 15 न्यूट्रॉन और 15 प्रोटॉन रहेगा। तो यहाँ तक तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो अगर 1 आ रहा है, मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन अगर सेम है, तो ये स्टेबल जोन में ही आएगा। लेकिन यहाँ से जैसे ही बढ़ेगा तो 16 के कॉरस्पॉन्डिंग अगर 16 ही है, मतलब 16 प्रोटॉन और 16 न्यूट्रॉन है, तो ये स्टेबिलिटी जोन में नहीं आ रहा है, पॉइंट स्टेबिलिटी जोन से नीचे आ रहा है, मतलब ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट हो जाएगा अगर 16 प्रोटॉन के कॉरस्पॉन्डिंग 16 न्यूट्रॉन ही है एटम के अंदर। 16 प्रोटॉन है मतलब एटॉमिक नंबर 16 है, तो एटॉमिक नंबर 16 वाले में अगर 16 न्यूट्रॉन है तो ये अनस्टेबल होगा। ये हम एग्जाम्पल के लिए समझा रहे हैं। हो सकता है ये वाला जो पॉइंट है जहां से स्टेबिलिटी जोन ऊपर जा रहा है वो 50 पे जाके आए, तो 51वें में ऐसा होगा। हम एग्जाम्पल के लिए बस समझा रहे हैं। तो 16 के कॉरस्पॉन्डिंग न्यूट्रॉन का वैल्यू 16 से ज्यादा होना चाहिए, तभी तो ये ग्राफ ऊपर जाएगा। मतलब 16 प्रोटॉन के कॉरस्पॉन्डिंग ये मान लीजिए कि 20 वाला ग्राफ है, ये वाला पॉइंट 20 न्यूट्रॉन और 16 प्रोटॉन, ये 20,16 कोऑर्डिनेट होगा। सॉरी 16,20, पहले एक्स फिर वाई कोऑर्डिनेट लिखा था है ना, तो 16,20 होगा। तो 16 प्रोटॉन और 20 न्यूट्रॉन है, तो 16 के कॉरस्पॉन्डिंग 20 होना चाहिए स्टेबिलिटी के लिए। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन का वैल्यू कम है, स्टेबिलिटी जोन से नीचे अगर है तो n अपॉन पी का रेशियो कम है, जितना होना चाहिए उससे कम है। n अपॉन पी है लेस वैल्यू। सिमिलरली अगर स्टेबिलिटी जोन से ऊपर है तो n अपॉन पी है मोर वैल्यू, जितना होना चाहिए उससे ज्यादा है। तो इस रीजन में ये जो स्टेबिलिटी जोन है इससे इस तरफ n अपॉन पी है मोर वैल्यू, इस तरफ n अपॉन पी है लेस वैल्यू। मतलब न्यूट्रॉन अपॉन प्रोटॉन का रेशियो कम है, तो न्यूट्रॉन कम है प्रोटॉन ज्यादा है, तभी तो रेशियो कम है। तो हमको क्या करना है, न्यूट्रॉन को बढ़ाना है प्रोटॉन को कम करना है, ताकि रेशियो स्टेबिलिटी जोन में आ जाए। तो प्रोटॉन जो है पॉजिट्रॉन इमिशन करके न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोटॉन से न्यूट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन बनता है, वो भी हम लोग आगे देखेंगे। तो प्रोटॉन कम हो गया और न्यूट्रॉन पहले से जितना था उससे ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया। तो प्रोटॉन कम करना था न्यूट्रॉन बढ़ाना था, तो n अपॉन पी रेशियो स्टेबिलिटी जोन के अंदर आ जाएगा। पहले से कम था, हमको बढ़ाना है ये रेशियो को, तब ना स्टेबल होगा एलिमेंट। सिमिलरली अगर इस जोन में आ रहा है तो न्यूट्रॉन अपॉन प्रोटॉन का रेशियो ज्यादा है, मतलब न्यूट्रॉन ज्यादा है और प्रोटॉन कम है, तब ना रेशियो ज्यादा है। तो न्यूट्रॉन को कम करना है और प्रोटॉन को बढ़ाना है, तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है और बीटा पार्टिकल्स इमिट करता है। वो अभी हम देख लेंगे दोनों डिटेल में, कि जब लेस देन स्टेबल वैल्यू होता है तो कैसे रिएक्शन होता है, और जब मोर देन स्टेबल वैल्यू रहता है तो कैसे
कन्वर्जन होता है। न्यूट्रॉन कम करना था तो न्यूट्रॉन से प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है, तो न्यूट्रॉन कम हो गया, प्रोटॉन बढ़ गया। तो रेडियो एक्टिविटी के बाद स्टेबल जोन में N/P रेशियो आ जाता है। नाइट्रोजन वर्सेस प्रोटॉन का जो ग्राफ होगा वो स्टेबिलिटी जोन में आना चाहिए। और ये जो स्टेबिलिटी जोन है, यहाँ पे प्रोटॉन है 83, मतलब 83 के बाद अगर ज्यादा प्रोटॉन है तो वो अनस्टेबल ही होता है। तो अगर एटॉमिक नंबर 83 से ज्यादा है, 83 प्रोटॉन मतलब एटॉमिक नंबर 83, इससे ज्यादा अगर एटॉमिक नंबर है तो वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट ही रहेगा। 83 एटॉमिक नंबर होता है बिस्मथ का। बियॉन्ड बिस्मथ, all elements are radioactive in nature and they generally decay by emitting alpha particles। तो बिस्मथ के आगे जितना भी एटॉमिक नंबर है, मतलब 83 से ज्यादा एटॉमिक नंबर जिस भी एलिमेंट का है, वो सारा एलिमेंट्स रेडियो एक्टिव नेचर का होता है और ये अल्फा पार्टिकल इमिट करता है स्टेबल होने के लिए, ताकि अल्फा पार्टिकल इमिट करके अपना एटॉमिक नंबर 83 से कम कर सके। इसके बाद अगर एटॉमिक नंबर 83 से कम है तब आपका N/P रेशियो देखेंगे। अगर N/P रेशियो लेस देन स्टेबल वैल्यू है, मतलब स्टेबिलिटी जोन से नीचे आ रहा है, तो उस केस में पॉजिट्रॉन इमिशन होता है। Here a proton converts into neutron by emitting positron। तो प्रोटॉन जो है न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है और पॉजिट्रॉन इमिट करता है। चार्ज 1 है और मास 0 होता है पॉजिट्रॉन पे, तो पॉजिट्रॉन इमिट हुआ और न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया प्रोटॉन। प्रोटॉन 1 से न्यूट्रॉन 10 प्लस E01, न्यूट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन बनता है। देखिए मास भी बैलेंस है, इधर 1 इधर भी 1 प्लस 0 1, चार्ज ही बैलेंस है, चार्ज 1 यूनिट है, 0 प्लस 1 1 यूनिट चार्ज हो गया। ऑल्सो समटाइम्स के कैप्चर कैन टेक प्लेस, रेयर। तो कभी कभी के कैप्चर भी हो जाता है, लेकिन ये रेयरली होता है। अब ये के कैप्चर क्या है, तो के कैप्चर होता है, देखिए आपके पास न्यूक्लियस है प्रोटॉन और इसके चारों ओर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन रहता है E-1, तो न्यूक्लियस जो है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेता है, पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट कर लेता है, तो इलेक्ट्रॉन आ जाता है न्यूक्लियस में। प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन से न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है। प्रोटॉन से न्यूट्रॉन में कन्वर्ट करना था, तो प्रोटॉन से न्यूट्रॉन बनेगा और पॉजिट्रॉन इमिट करेगा, लेकिन कभी कभी न्यूक्लियस जो है इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच लेता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज अट्रैक्शन होने के कारण, और प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन से न्यूट्रॉन बन जाता है, मतलब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया। और न्यूक्लियस से नजदीक होता है के सेल, इसलिए के सेल का इलेक्ट्रॉन ही अट्रैक्ट कर लेता है, तो के सेल का इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करता है, इसलिए के कैप्चर इसका नाम होता है। इसके बाद है N/P ग्रेटर देन स्टेबल वैल्यू। अगर N/P स्टेबल वैल्यू से ज्यादा है तो उस केस में बीटा पार्टिकल्स इमिट करता है E-10 और न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है। न्यूट्रॉन से प्रोटॉन बनता है प्लस बीटा पार्टिकल्स इमिट किया E-10। देखिए मास 1, इधर भी 1 प्लस 0, तो मास कांस्टेंट है रिएक्शन के बाद भी। चार्ज 0 1 -1 1 -1 0, तो चार्ज और मास दोनों बैलेंस हो गया। तो ये आपका रिएक्शन होता है। जब N/P ग्रेटर देन स्टेबल वैल्यू रहता है तो न्यूट्रॉन से प्रोटॉन बनता है, और N/P लेस देन स्टेबल वैल्यू रहता है तो प्रोटॉन से न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है, और एक में पॉजिट्रॉन इमिट होता है और एक में इलेक्ट्रॉन या फिर बीटा पार्टिकल्स, दोनों में कुछ भी बोलिए, इमिट होता है। इसके बाद एक पॉइंट है कि अगर 1 AMU मास लॉस होता है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग 931.47 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होता है। मतलब जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट इमिशन करता है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जितना AMU मास लॉस होगा, हर एक AMU के कॉरस्पॉन्डिंग इतना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होगा। अगर 2 AMU मास लॉस हुआ है तो इतना इंटू 2, इतना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होगा। जैसे एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट द लॉस इन मास ड्यूरिंग द चेंज। तो ये रिएक्शन हुआ, इसमें लिखा हुआ है कि 17.25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज हुआ है, तो कितना मास लॉस हुआ होगा। तो यूनिटरी मेथड लगा दीजिए
कि अगर 931.47 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज हुआ होता तो 1 AMU मास का लॉस हुआ होता, लेकिन 17.25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज हुआ है। मतलब अगर 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज हुआ होता तो 1/931.47 इतना AMU मास लॉस हुआ होता। तो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करस्पॉन्डिंग इतना AMU लॉस होता है, तो 17.25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करस्पॉन्डिंग इतना इंटू 17.25 10931.47 इंटू 17.25 इतना AMU मास का लॉस हुआ है। इसको जब सॉल्व करते हैं तो इसका वैल्यू आता है 0.0185 तो इतना AMU लॉस ऑफ मास हुआ है ड्यूरिंग दिस चेंज। मतलब लिथियम प्लस हाइड्रोजन 1 लिथियम प्लस प्रोटॉन से 2 हीलियम आयन जो बना है, तो इस केस में 0.0185 AMU का मास लॉस हो गया है। तो यहाँ पे एटॉमिक स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।